जिंदगी 360। आज के शो का टॉपिक ऐसा है जिसमें हमारे अपने रजा नकवी एक्सपर्ट हैं। ओह, यानी कि हम फूड शो करें दोबारा। सोनाली, खाना खा खा के मैं भी तंग आ गया हूँ, छोड़ो बस अब। रजा, फूड नहीं, आज के शो का टॉपिक है चाइल्ड केयर, प्रीनेटल केयर और नन्हे बच्चों की देखभाल। सोनाली, आई नो नथिंग अबाउट दिस स्टफ। क्यों मुझे सबके सामने एम्बैरेस कर रही हो तुम? कुछ नहीं पता तो स्मार्टी पैंट्स क्यों बन के फिरते हो? लेकिन दिस प्रॉब्लम इज बिग। दुनिया में 10 लाख बच्चे पैदा होते ही पहले दिन में इस दुनिया से चले जाते हैं। और तो और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा है। रिसर्च के मुताबिक 1000 बच्चों में से 40 बच्चे या तो स्टिल बॉर्न पैदा होते हैं या पैदा होते ही पहले दिन में इस दुनिया से चले जाते हैं। और सोनाली, क्या तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 20% खवातीन को ट्रेन डॉक्टर या दाई की एक्सेस है? अरे वाह रजा, तुम तो वाकई में एक्सपर्ट निकले। एक्चुअली मैंने पहले से तुम्हारे नोट्स पढ़ लिए थे, सॉरी। कोई बात नहीं रजा, मेरे नोट्स पढ़े हैं तो ये भी बताओ कि आगे शो में क्या है। सबसे पहले अमेरिका और पाकिस्तान में बच्चों की पैदाइश से पहले और फौरन बाद मिलने वाली केयर और फैसिलिटीज में क्या फ़र्क है, इस पर मेरी बातचीत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा से। नेक्स्ट, वक्त से पहले यानी कि प्रीमेच्योर पैदा होने वाले बच्चों की जान बचाने के लिए अमेरिका में कैसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही है। और फिर सोनाली नई माओं में पॉपुलर होने वाले एक नए ट्रेंड को देखेगी, एक ऐसा ट्रेंड जिससे हम सब सीख सकते हैं। अमेरिका के अस्पतालों में दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो फिर यहाँ घर के पैदाइश का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? और फाइनली, बच्चों के लिए माँ का प्यार किसी भी दवा से ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर माँ मौजूद नहीं तो कोई और ये प्यार दे सकता है। All this and more in today's show. वैसे रजा, लगता है कि तुम वाकई में काफी रिसर्च करके आए हो। Actually, सोनाली, रिसेंटली मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया। गाइस, मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर ज़ारा से, जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी मेडिकल तालीम हासिल की और अब यहाँ अमेरिका में एक बहुत ही सक्सेसफुल OBGYN यानी गायनेकोलॉजिस्ट है। गाइस, मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान और अमेरिका में क्या डिफरेंसेस होने लगे एक्सपेक्टिंग मदर्स और न्यूबॉर्न बेबीज़ की केयर में। आइए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िंदगी 360। अमेरिका में और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आई हैं? स्पेशली शुरू करते हैं हम प्री नेटल हेल्थ केयर के साथ। यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो केयर दी जाती है पेशेंट्स को, उनमें क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं? फ़र्क तो इतना ज़्यादा कि अगर मैं चैप्टर खोलूँगी तो बुक ख़त्म ही नहीं होनी। अब अगर आप सिर्फ फोकस करें प्रीनेटल केयर की, तो प्रीनेटल केयर देखें, बेसिक वर्कअप तो वहाँ पे भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि वो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ना वो वहाँ इतनी अवेलेबल नहीं है। अब जब प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात आती है तो वहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हम यहाँ पे अलग कर देते हैं कि भाई ये हाई रिस्क है, इनकी ये स्क्रीनिंग है और इसको हमने ऐसे ट्रीट करना है। तो यहाँ पे $1 मिलियन वर्कअप हो जाता है जो कि इंश्योरेंस कवर कर देती है, तो यू आर एबल टू डू दैट। वहाँ कहते हैं जी हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं हैं तो हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कैसे करें? उसमें यह है कि जेनेटिक टेस्टिंग यहाँ पे बहुत होती है, डाउन सिंड्रोम और ऐसी चीज़ें काफ़ी जो एक्सपेंसिव होती हैं यहाँ पे कर देते हैं। और उसके बाद हम जब हाई रिस्क पेशेंट होता है तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी उसके मुताबिक सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है, यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो ज़्यादा फैसिलिटी है कि कॉम्प्लिकेशन को डील किया जा सकेगा एज़ कम्पेयर टू एक छोटे हॉस्पिटल्स में। पाकिस्तान में तो ये है ना कि जो हॉस्पिटल है वो वहाँ हॉस्पिटल है, आपने वहीं जाना है। वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल्स वैसे है ही नहीं कि आपके पास ऑप्शन हो, लेकिन अब तो माशाल्लाह काफ़ी तरक्की हो रही है, इंशाल्लाह आगे भी होगी। ये बताएं कि डिलीवरी रूम में जो प्रोसीजर्स होते हैं, में जो टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर्स को, उनमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? अब डिलीवरी रूम में जब आपके पास पेशेंट आता है तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिससे आपका बेबी अंडर सुपरविजन है, उसके माँ के पेट पे मॉनिटर्स लगा देते हैं और स्क्रीन पे देखते रहते हैं कि वो कोई भी ऐसा मसला हो जाए तो यू वुड नो राइट अवे। डॉक्टर वहाँ फिज़िकली नहीं भी प्रेजेंट हो तो किसी भी एरिए से, किसी भी इवन घर से भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। घर बैठे आप बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही होती है, माँ की भी बच्चे की भी, और 1-on-1 नर्स होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि एक नर्स है जो 10 पेशेंट देख रही है। अगर कोई हाई रिस्क है तो 1-on-1 है, अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है तो 2 पेशेंट की एक नर्स ले सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 10 पेशेंट्स हैं और बेचारी एक नर्स जो है उसको पता नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं ना जब आप खुद भी थके हुए हों तो, और फिर चेंज ऑफ शिफ्ट आवर्स सर्टन होते हैं। अब अगर आप ये एग्जांपल लें कि, और उसके बाद एक और फ़र्क ये है कि पहले जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ पे एक रूम में जो है वो डिलीवरी होती थी, दूसरे रूम में पहले देखा जाता था। यहाँ पे यूजुअली बड़े बड़े कमरे होते हैं और एक रूम में एक ही पेशेंट होता है, उसी रूम में सारी अवेलेबिलिटी होती है, शुरू सारी केयर, और फिर वहीं पर वो डिलीवर भी होता है, तो काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फैमिली सपोर्ट नेटवर्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है।
عموماً گھروں میں؟ فیملی جو ہوتی ہے اس کے ہمیشہ فوائد زیادہ ہوتے ہیں. اکنامکس دیکھیں, اگر دیکھا جائے اکنامکلی بھی فائنینشلی بھی آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے. ایک نئے کپل کو اتنی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے فائنینشلی. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا سپورٹ سسٹم, کوئی بچہ پکڑ لیتا ہے, آنٹی خالہ نند جو بھی پکڑ لیتی ہے, ماں کو ویسے ریسٹ مل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ میٹر کرتی ہیں, اس کے بہت زیادہ پلس بھی ہیں. اور پھر آپ کی جو اگر ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے, اگر آپ سے کوئی آ کے 2 بات کر لیتا ہے یا آپ کی تھوڑا کوکنگ کر دیتا ہے تو کتنے فوائد ہیں. یہاں پہ اگر ایک کپل ہے بیچارہ وہ گھر گیا ہے تو اب ہسبینڈ کو لیو لینی پڑے گی 2-3 ہفتے کی. اس کے بعد اگر آپ ایون اف یو آر ناٹ فیلنگ ویل یو اسٹل ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ, اور خود ہی کام کرنا پڑے گا, خود ہی کوکنگ کرنی پڑے گی. تو ہر چیز کے پلس مائنس تو ہیں. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی کپلس کو اپنا اسپیس چاہیے ہوتا ہے, اگر ضرورت سے زیادہ کوئی ٹانگ اڑائے تو کبھی کبھی وہ برا بھی ہو جاتا ہے. وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کلچرل ایشوز ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, وی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم, اور پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے. تھینک یو. It's time for a break, but don't go anywhere. Babies, mommies اور yoga, یہ سب چیزیں کیسے ساتھ چلتی ہیں؟ Find out after the break. Guys, welcome back from the break. پبلک ہیلتھ کا ادارہ سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول کے مطابق یہاں امریکہ میں ہر سال 5 لاکھ بچے پریمیچور یعنی کہ وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر 8 بچوں میں سے 1 بچہ پریمیچور پیدا ہوتا ہے, اور ان بچوں کو اسپیشل میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, نہ صرف ان کی جان بچانے کے لیے بلکہ ذہنی اور جسمانی معذوری سے بھی ان کو بچانے کے لیے. گائز, اس سلسلے میں امریکہ میں نیو نیٹل انٹینسو کیئر یونٹس یعنی وہ جگہ جہاں پری میچور بیبیز رکھے جاتے ہیں, ان میں کیا نئی نئی ٹیکنالوجیز استعمال کی جا رہی ہیں, یہ دیکھنے کے لیے پتہ کرتے ہیں سارا زمان سے. یہ ہنستا مسکراتا ہیلتھی بیبی ہے کیڈن. کیڈن نے حال ہی میں اپنی پہلی سالگرہ منائی, جو اس کے والدین کی نظر میں کسی معجزے سے کم نہیں تھی. یہ 26ویں ہفتے میں پیدا ہو گیا تھا. اس کا وزن 2 پاؤنڈ سے بھی کم تھا. جب یہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا کہ یہ تو ہل رہا ہے, کیونکہ کیڈن کی دھڑکن کمزور ہوتی جا رہی تھی. ریاست ورجینیا کے انووا چلڈرنز ہاسپٹل کے نیو نیٹل ICU کا شمار ملک کے ایسے بہترین میڈیکل یونٹس میں ہوتا ہے جہاں پری میچور بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. یونٹ کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر جان نارتھ کہتے ہیں کہ ایسے بچوں کی جان بچانا تو صرف پہلا مرحلہ ہوتا ہے. We talk about the risks to the brain. Just the change in environment from being in the womb and being outside. بچے کے دماغ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کیونکہ اب اس کا ماحول بدل گیا ہوتا ہے, جس سے اس کی دماغی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے. آنکھوں کا پچھلا حصہ جہاں بینائی شروع ہوتی ہے بھی بہت حساس ہوتا ہے اور تبدیلیاں اسے متاثر کرتی ہیں. 24 ہفتے پر پیدا ہونے والے کچھ بچے آرام سے سانس لے سکتے ہیں, کچھ نہیں. اگر دل نارمل ہو تو ہمیں اس کی بہت فکر نہیں کرنی پڑتی. بچے کی انتڑیاں تیزی سے مضبوط ہوں یہ ہمارے لیے اہم ہوتا ہے, لیکن اس سے خطرات بھی پیدا ہوتے ہیں. کیڈن کی صحت کو لے کر سب سے پہلے ڈاکٹرز کن چیزوں کے بارے میں فکر مند تھے؟ پیدائش کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے اسے سانس کی مشین لگا دی تھی, کیونکہ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی. اسے انکیوبیٹر میں بھی رکھا گیا اور اسے ناک کے ذریعے خوراک دی جاتی تھی. اسے طرح طرح کی سوئیاں لگی ہوئی تھیں. کیڈن جیسے بچوں کی نگرانی اور صحت مند نشو و نما کے لیے آج ڈاکٹرز مدد لے رہے ہیں ہائی ٹیک مانیٹرنگ ٹیکنالوجی کی. There's been lots of changes in the ventilators that we use, improving their ability to. بچوں کے لیے اب ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز آ چکے ہیں. یہ مشینیں اس قدر بہتر ہیں کہ ہم انہیں بچے کی سانس کے ساتھ ملا سکتے ہیں تاکہ اسے سانس لینے کے لیے زور نہ لگانا پڑے. ہم اب بچے کے لیے آکسیجن کی ضروری مقدار کا بھی بڑی حد تک درست اندازہ لگانے کے قابل ہو گئے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے بچے کی دماغی نشو و نما پر نظر رکھنا پہلے سے آسان ہو گیا ہے. سب سے بڑی تبدیلی ان مانیٹرز کی ٹیکنالوجی میں آئی ہے. یہ سب اب ڈیجیٹل ہیں اور یہ مشینیں خود پر کئی مختلف طریقوں سے نظر رکھتی ہیں تاکہ درست کام کرتی رہیں. They now have multiple ways to monitor whether or not they're doing what they're supposed to do. لیکن ڈاکٹر نارتھ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی کبھی کبھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی. We used to try to keep the baby in this
ہم بچے کو سب سے الگ تھلگ انکیوبیٹر میں رکھنا پسند کرتے تھے جہاں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ ہمارے خیال میں اس سے بچے کو بالکل ماں کے جسم جیسا ماحول ملتا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بچے کو وہ ماحول نہیں چاہیے ہوتا، اس لیے اب ہم سکن ٹو سکن کیئر یا جسے کینگرو کیئر بھی کہا جاتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس میں بچے کو کمبل میں ڈھانپ کر دیر تک ماں کی چھاتی پر لٹایا جاتا ہے. کیرن کی ماں کیتھی نے بھی اس کے ساتھ کینگرو کیئر آزمائی تھی جس کا اچھا نتیجہ نکلا. اگر کیرن کو جدید ٹیکنالوجی کا سہارا نہ ملتا تو کیا آج وہ آپ کے ساتھ ہوتا؟ میں نہیں جانتی کہ ٹیکنالوجی کی غیر موجودگی میں اس کے جسم کا درجہ حرارت کیسے ایک سطح پر رکھا جاتا، یا اسے سانس لینے کے لیے آکسیجن کیسے ملتی، اس کی نالیاں کیسے کھلی رہتی. اسے بڑھتا دیکھ کر میں شکر کرتی ہوں. یہ بچہ میرے لیے ایک معجزے کی طرح ہے. ویسے رضا، بچہ ایک بار پیدا ہو جائے تو ایکسرسائز بھی تو ضروری ہوتی ہے نا؟ شنالی کیا بات کر رہی ہو؟ بیبی ایکسرسائز کیسے کرے؟ بیبی نہیں، بیبی کی امی. بیبی کی امی؟ بھائی بیچاری نے ابھی بچہ پیدا کیا ہے، اس کو تو ریسٹ کی ضرورت ہے. ناٹ نیسیسری رضا. اگر پریگننسی کے دوران خواتین نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی ہو اور ان کی ڈلیوری ریلیٹیولی انکمپلیکیٹڈ رہے تو بہت جلدی وہ اپنا فٹنس روٹین پھر سے شروع کر سکتی ہے. اوکے، تو پھر بچے کو کون سنبھالے گا؟ آج کل تو بیبی سٹرز اتنے مہنگے ہیں. اگر بیبی کو بھی کلاس میں لے جائیں تو؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے رضا، بلکہ اس کے بہت فائدے بھی ہیں. اسی لیے میں واشنگٹن ڈی سی کے ایک بیبی اینڈ مومی یوگا کلاس گئی اس کے بارے میں اور پتہ کرنے کے لیے. It's a baby and me yoga class and یہ بیبی اینڈ می یوگا کلاس ہے. اس کلاس میں ہم ماؤں کو ایک ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں وہ اپنے جسم کو بہتر بنانے کے لیے یوگا کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی توجہ دے سکیں. ہم یہاں بچوں کے لیے کھیل کود اور ان کے مساج کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں. ہم نے ان کی دلچسپی کی موسیقی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. So it's just a great combination when it's جب بچے کی عمر کچھ ہفتے کی ہوتی ہے تو ماؤں کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے وقت نکال سکیں، لیکن یہاں آ کر انہیں ایک ایسا ماحول ملتا ہے جس میں وہ سکون کا سانس لے سکیں، کچھ چل پھر سکیں اور اپنے بچے کا خیال بھی رکھ سکیں. calming yourself down, getting some movement through an asana practice, and also just connecting with your baby. There are groups everywhere. ہمارے ادارے جیسے بہت سے ادارے موجود ہیں جو یوگا کے ذریعے ماؤں اور بچوں کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہر ادارے کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے. میں چونکہ پری اسکول بچوں کے لیے کام کرتی ہوں، اس لیے میں والدین کی گروپ میں دلچسپی قائم رکھنے کے لیے موسیقی کا استعمال کرتی ہوں، خاص طور پر ان ماؤں کے لیے جو بچے کی پیدائش کے بعد کی چھٹیوں پر ہوتی ہیں. ان کے پاس صرف 6 سے 12 ہفتے ہوتے ہیں، لیکن ان چھٹیوں میں بھی بہت سی مائیں گھر پر رہتے ہوئے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے دفتر کا کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یوگا کے ذریعے وہ اپنی معمول کی زندگی میں لوٹنے کی شروعات کرتی ہیں اور اس دوران وہ اپنے بچے کے ساتھ بھی موجود رہتی ہیں. میرے خیال میں یہ یوگا کا ایک فائدہ ہے. یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور ہمارے پرسکون رہنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں بہت سے بچے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شور نہیں ہے اور مائیں ایک پرسکون ماحول میں بچے کو صرف بہلا ہی نہیں رہی بلکہ ان کے ساتھ موجودگی کا لطف اٹھا رہی ہیں اور اپنی عملی زندگی میں لوٹنے کے لیے بھی تیار ہو رہی ہیں. ہم یوگا کے ذریعے ایک ایسا پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں جسے اکثر لوگ ناممکن سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو کا ایک منفرد پہلو ہے اور اسی وجہ سے یہ اسٹوڈیو عورتوں، مردوں اور ہر معاشی اور سماجی طبقے کے لوگوں کے لیے کشش رکھتا ہے. بچے کی دیکھ بھال ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں تمام سرگرمیوں کو اسی طرح ترتیب دیتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے بچے کی دیکھ بھال سے منسلک ہو جاتی ہیں. To come and be a part of the community. Well, I think one of the mantras is that a relaxed mom or a calm mom. کہا جاتا ہے کہ اگر ماں پرسکون ہوگی تو بچہ بھی پرسکون ہوگا اور میرا خیال ہے کہ یہ بات سچ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اپنا خیال کریں اور خود کو صحت مند رکھیں تو ہم خود کو بہتر والدین بنا سکتے ہیں. یعنی ماں اور باپ دونوں میں سے جو بھی اپنے بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا بھی خیال رکھے. ہماری ان کلاسز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ماؤں کو ایک ایسا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ماں بننے کے بعد اور بچے کی دیکھ بھال کے پہلے 4-5 ہفتوں کے بعد اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپس جائیں اور اپنی ذات کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جائیں، اور ایسا کرنا ان کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے. Kind of check in with yourself again.
It's a great way to spend your maternity leave. ये अपनी मैटरनिटी की छुट्टी गुजारने का एक अच्छा तरीका है। मैं वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की सहाफ़ी हूँ और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं एक ऐसी जगह जा सकती हूँ जहाँ अगर आप अपने बच्चे का डायपर तब्दील करें या अगर वो रो रहा हो तो किसी को बुरा ना लगे। ये मेरे लिए एक बहुत खुशगवार तजुर्बा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये जगह मिल गई। Well, it's also a lot of bonding time with him because ये बच्चे के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाने का एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ आपको अपने बच्चे के साथ खेलने का मौका मिलता है और यहाँ ना तो आपके दफ्तर की तरफ से काम के मुतालिक कोई ईमेल आती है और ना ही कोई फोन कॉल। I think it's really healthy just for me. मेरा ख्याल है कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है। ये घर से बाहर निकलने की एक माकूल वजह भी है। ये दूसरी माओं से मिलने का भी एक अच्छा जरिया है, खास तौर पर उन माओं से जो मेरे जैसे हालात से गुजर रही हैं। मुझे यहाँ काफ़ी ऐसी माएँ मिलती हैं जिनके बच्चे मेरी बच्ची की उम्र के हैं और यहाँ क्लास से पहले और क्लास के बाद उन माओं से इस बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में क्या कुछ हो रहा है, यानी नींद कम मिलना, खाने पीने के मसाइल और इसी तरह के दूसरे इश्यूज। Sleeping problems, eating problems, that kind of thing. ब्रेक टाइम पर कहीं मत जाइएगा। अमेरिका में मोर एंड मोर बेबीज घर पर क्यों पैदा हो रहे हैं, पता करें ब्रेक के बाद। Guys, welcome back from the break. वैसे शनाली, यहाँ अमेरिका में बच्चे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पैदा किए जाते हैं। माँ और बच्चों के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम्स होती हैं एंड दे हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और नई नई मेडिसिन। लेकिन फिर भी यहाँ अमेरिका में हर 3 में से 1 बच्चा सिजेरियन यानी सी सेक्शन के जरिए पैदा किया जाता है। और इसीलिए रजा, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहरों में घर पर डिलीवरी देने की ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर हो रही है। ये क्यों? लेट्स टेक अ लुक। Yes, this is where you were born, in here. जैस्मिन लैवेंडर ने अपने दूसरे बच्चे को नहाने के एक टब में जन्म दिया। It was an amazing experience. इस अच्छे तजुर्बे ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने इससे बहुत तकवीत हासिल की। अब मैं दूसरी माओं को भी बच्चे की पैदाइश के लिए कुदरती तरीका इस्तेमाल करने का मशवरा देती हूँ। जैस्मिन ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ना डिलीवर करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त हॉस्पिटल ने जल्दबाजी करते हुए उन पर एक गैर जरूरी सिजेरियन ऑपरेशन किया था। जिस नहाने के टब में जैस्मिन ने अपने बच्चे को जन्म दिया वो लॉस एंजलिस के कम्युनिटी बर्थ सेंटर में मौजूद है। यहाँ काम करने वाली खवातीन हामला औरतों की देखभाल में माहिर हैं, मगर इस सेंटर की मालिक रशा लॉलर कहती हैं कि यहाँ दीगर हेल्थ सर्विसेज भी फराहम की जाती हैं। हम बिल्कुल एक क्लिनिक की तरह हैं, जहाँ दाइयाँ औरतों के ब्लड टेस्ट करती हैं और उन्हें न सिर्फ बीमारियों के बारे में आगाह करती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि औरतों का जिस्म कैसे काम करता है। जैस्मिन की तरह एमिली जेकब्स और उनके शौहर रोवन फिनिगन भी बच्चे हॉस्पिटल में पैदा करने के खिलाफ हैं। ये मियाँ बीवी आजकल अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके पहले बच्चे की तरह घर पर ही पैदा होगा। एक बार फिर एक सनद याफ्ता दाई इनकी मदद करेगी और अगर सब कुछ सही रहा तो ये एक पुरसुकून अमल होगा जिसमें टेक्नोलॉजी, अद्वियात और सर्जरी का इस्तेमाल नहीं होगा। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद अपने बाथरूम में नहाना, अपने बिस्तर में सोना, अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहना, इससे बेहतर कुछ नहीं। एमिली खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है और समझती है कि अक्सर डॉक्टर्स माँ और बच्चे से ज्यादा हॉस्पिटल के निज़ाम के मुताबिक चलने और गलती के इल्जाम से बचने की फिक्र में रहते हैं। It's not an illness to be pregnant. हामला होना कोई बीमारी नहीं बल्कि ये एक खूबसूरत तजुर्बा है और अगर आपके पास डिलीवरी के दौरान अपने घर में ही सही मदद मौजूद है तो इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं। पिछले कुछ सालों के दौरान अमेरिका में घर पर बच्चों की पैदाइश या होम बर्थ्स की तादाद में इजाफा हुआ है और अब तकरीबन 1% या 30,000 डिलीवरीज घरों में होती हैं। मगर नाक़दीन का कहना है कि होम बर्थ्स खतरनाक साबित हो सकती हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी या AJOG की एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले में घरों में पैदा होने वाले बच्चों में मुर्दा पैदा होने के इम्कानात 10 गुना ज्यादा और दिमागी माजूरी के साथ पैदा होने के इम्कानात 4 गुना ज्यादा होते हैं। डॉक्टर फ्रैंक शर्वेनिक इस रिपोर्ट के मुसन्निफ हैं। हम यहाँ लेबर एंड डिलीवरी यूनिट में एक सेकंड के मोहताज होते हैं। जब बच्चे या माँ को किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो हमने पहले से प्रैक्टिस की होती है और हम इमरजेंसी की सूरत में सिजेरियन ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे वक्त पर अगर माँ और बच्चा अस्पताल से दूर होंगे तो बहुत देर हो जाएगी।
मगर अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्स मिडवाइफ्स की टीना जॉनसन इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं करती। उन्होंने गलत आदाद शुमार का इस्तेमाल किया और ऐसे नताइज पेश किए जो दूसरी तहकीकात के मुतज़ाद थे। इन दूसरी तहकीकात में ईजॉक की एक रिपोर्ट भी शामिल है जिसमें ये कहा गया है कि सनद याफ्ता दाइयों के हाथों होने वाली मनसूबाबंदी से होने वाली होम बर्थ्स उतनी ही महफूज होती हैं जितनी अस्पतालों में होने वाली डिलीवरीज। मुसन्निफ जेनिफर ब्लॉक का कहना है कि ख़वातीन होम बर्थ्स का इंतखाब अपनी और अपने होने वाले बच्चे की सेहत के लिए करती हैं। अगर माँ कुदरती तरीके से बच्चों को जन्म दें तो ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। हम जानते हैं कि इससे बच्चों के फेफड़े, सांस लेने का अमल और आंतें मजबूत होती हैं और बच्चों में अच्छे किस्म के बैक्टीरिया मुंतकिल होते हैं। जेनिफर का ये भी कहना है कि मगरबी यूरोप और दूसरे ममालिक में सेहतमंद हामला खवातीन की देखभाल दाइयाँ ही करती हैं और खवातीन डॉक्टर के पास तभी जाती हैं जब उन्हें किसी पेचीदगी या खतरे का सामना होता है। वैसे रज़ा, बचपन में जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हें कौन सी चीज़ से सबसे ज्यादा आराम मिलती थी? That's easy, शिनाली, अम्मी की प्यार वाली झप्पी से। तो रज़ा, उन बच्चों का क्या होता है जिनकी अम्मी फॉर सम रीजन उनको गले लगाने के लिए उनके पास ना हो? फिक्र नॉट शिनाली, अमेरिका में इसका भी हल है। गाइस, यहाँ अमेरिका में ऐसे अस्पताल हैं जहाँ रजाकार आते हैं और वो बीमार बच्चों को आराम देने के लिए उनको गोद में लेते हैं और उनके साथ वक्त गुजारते हैं। और कुछ स्टडीज के मुताबिक बच्चों की हेल्थ में इससे इम्प्रूवमेंट भी आती है। She's always happy like this. Me too. कैथलीन जोन्स को अपनी पोती एवलिन को उठाकर गले से लगाना अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को ये आसूदगी देने का पता उन्हें शिकागो के एक अस्पताल में चला जिसका उन्हें पहले इल्म नहीं था। बहुत से नौज़ायदा और क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में अपनी ज़िंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। यहाँ कैथलीन बच्चे को अपनी आगोश में लेने वाले एक रज़ाकार के तौर पर काम करती हैं। 2012 में कैथलीन इंतहाई छोटे और अक्सर औक़ात इंतहाई बीमार बच्चों को गोद में लेने और उनकी मदद करने की जानिब उस वक्त राग़िब हुई जब उन्हें यह एहसास हुआ कि इससे नौज़ायदा बीमार बच्चों को राहत और आसूदगी मिलती है। वो ऐसे रोते हैं जैसे बहुत तकलीफ में हो, जैसे आपको बहुत बुरा पेट का दर्द या सर का दर्द हो। मैं सोचती थी ये नन्हा सा बच्चा क्या महसूस कर रहा है। मैंने नर्स से भी पूछा मगर उसने कहा हमें बिल्कुल इल्म नहीं। कोई नहीं जानता कि जब एक नन्हे से बच्चे को दवाओं से हटाया जाता है तो उस पर क्या गुजरती है। मैं हमेशा वहाँ से उदास घर आती हूँ। 2013 में जोन्स उस वक्त बच्चे को अपनी आगोश में लेने के असरात के एक बहुत ज़ाती तजुर्बे से गुजरी जब उनकी अपनी पोती एवलिन ने इंतहाई निगहदाश्त के इस यूनिट में अपनी आंख खोली जहां वो एक रज़ाकार के तौर पर काम कर रही थीं। हम बहुत खुश थे कि उसकी जान बच गई है, मगर ये सोचकर आज भी खौफ आता है। अमेरिका के अस्पतालों की एक बढ़ती हुई तादाद बच्चों को अपनी बाहों में लेने वाले रज़ाकारों का इस्तेमाल कर रही है। वो उनका इंतहाई एहतियात से इंतखाब करते हैं और उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले और दूसरे नौज़ायदा बच्चों की देखभाल की तरबियत भी देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के खोमर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्सों का ये दावा है कि बच्चों को गोद में लेकर गले से लगाने के फ़वाइद मुतालियाती जायज़ों से भी साबित हुए हैं। चिड़चिड़ेपन के शिकार बच्चे का वजन कम हो सकता है, मगर एक पुरस्कून बच्चे की ज़हनी नशोनुमा मामूल के मुताबिक होती है और उसका दर्जा हरारत भी ठीक रहता है। एवलिन जब पैदा हुई तो वो CMV के मर्ज में मुब्तला थी। ये एक आम वायरस है जो माँ के पेट में ही बच्चे को लग जाता है और इससे दिमाग को नुकसान पहुँचता है और बहरापन हो सकता है। अस्पताल में एवलिन की मुसलसल देखभाल के सिलसिले में कैथलीन की मदद के लिए खानदान के अफराद और रज़ाकार भी मौजूद थे और अब जबकि एवलिन 7 माह की हो चुकी है उसे अभी तक उनकी मदद हासिल है। So now I'm cuddling at home and there. बच्चे को गोद में उठाकर गले से लगाने का अमल जारी रहेगा और कैथलीन बदस्तूर मजीद बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेंगी, जिसके बारे में उनकी बेटी का कहना है कि ये अंसर उनकी वालिदा में फितरतन मौजूद है। That's all the time we have for today's show. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा। Guys, हमें Facebook और Twitter पे फीडबैक देना मत भूलिएगा। But that's it for today. Ciao.